अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो हम पढ़ रहे थे, तो उसके की कॉन्सेप्ट्स और डिफिनेशन, मीनिंग्स, एलिमेंट्स और कंटेम्प्रेरी जो स्टेट सिस्टम है वो क्या है, वो सब जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। आज लास्ट जो है वो नेशन स्टेट का जो हमारा टॉपिक है और ये जो चैप्टर है, लास्ट चीज़ जो है हमारे पास है सेटबैक्स टू नेशन स्टेट सिस्टम, SETBAC के सेटबैक, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो करंट वर्ल्ड में जिसकी वजह से नेशन स्टेट सिस्टम को सेट्स बैक हुई हैं, उसमें चेंजेस आई हैं, और नेशन स्टेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो सेट बैक पहुँची हैं। जिन वो कौन सी जो है वो वजूहात है, तो इसको जो है पढ़ते हैं। In the post-World War II period, the concept of nation-state system suffered a setback, and its basic features underwent a change. The rise of several non-state actors and constraints due to the spread of nuclear weapons and interdependence among the states was responsible for weakening the nation-state system. In the changed context, while the role of the states considerably declined by non-state actors started playing more important role. The factors which contributed to weakening of the traditional state-centric system and further elaboration. तो इसको जो है ये आप अपने पास लिख लें और इसको जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। तो ये बच्चे ये सारी चीज़ें अपने पास लिखनी भी हैं, समझनी भी है, मैं कोई नोट्स नहीं देने वाला। और मुझे ये भी पता है कि सिर्फ तकरीबन 3-4 बच्चे जो है वो लेक्चर सुनते हैं, बाकी सिर्फ अटेंडेंस लगाते हैं। तो मुझे हर चीज़ की खबर है। ये ना समझे कि मुझे पता नहीं चलता कि कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। सिर्फ 4 बच्चे हैं टोटल कि जिन्होंने शुरू से अभी तक जो है वो जो मैं लेक्चर भेजता हूँ ये सुनते हैं। तो बाकी सिर्फ आप लोग अटेंडेंस लगाते हो, तो ये ख्याल करना है आप लोगों ने। आपका अपना नुकसान है, मेरा नहीं है, पढ़ाई के हवाले से भी और फिर मार्क्स के हवाले से भी। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। हमारे पास एक बार फिर जो है वो दुनिया, जो हमारे पास दुनिया की स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स हैं, उनमें जो है वो ड्रप चेंजेस आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे पास दुनिया जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड में जो है वो चेंज हो गई। इसी तरीके से जो अभी आपने बार बार एक नाम सुना, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है कि हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर जो है वो इंटरनेशनल एरेना पे नमूदार हुई, और जिसकी वजह से हमारा जो नेशन स्टेट सिस्टम है उसमें बहुत सारे जो है वो सेटबैक्स जो है वो पेश आई। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर का जो राइज़ है, जो मैंने लिखवाया भी आप लोगों को, उसको आपने एक बार फिर उस डेफिनेशन को पढ़ना भी है। तो नॉन स्टेट एक्टर वो होते हैं जो अदर दैन स्टेट होते हैं। एक तो स्टेट एक्टर है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर के स्टेट के अलावा वो एक्टर्स के जो हमारे पास जो है वो स्टेट्स के रिलेशंस और फिर इंटरनेशनल सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं स्टेट्स के हवाले से, तो उनको जो है वो फिर नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। इसमें हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो स्टेट्स मिलकर ख़ुद बनाती हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, वो भी स्टेट मिलकर ख़ुद बनाती हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, कोई बड़ी फर्म्स, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो 2-3-4 मुल्कों के एक्सपर्ट्स वगैरह बिज़नेस के लिहाज से भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो है वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आ जाते हैं। बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स बनाना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। इसके बाद हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। तो ये तमाम वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक्टर्स जो स्टेट्स के अलावा जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, पावर रखते हैं, उनको जो नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये हमारे पास जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका जो है वो इनकी क्रिएशन हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई, और उसके बाद जो है वो स्टेट के जो रोल है स्टेट का और रिलेशंस के हवाले से दुनिया में,
तो फिर इन्होंने जो है अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना शुरू किया। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 ख़त्म भी हुई थी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट की वजह से भी नेशन स्टेट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरा जो है वो महसूस होने लगा। तो उसकी वजह से भी जो है वो स्टेट्स जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होने लगी, कि एक दूसरे से डर डर और खौफ भी होने लगा। और फिर एक दूसरे की जो है वो, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट में, कि एक दूसरे को स्टेट देखने लगी कि भाई इससे मैं न्यूक्लियर वेपन ले लूँ, इससे ले लूँ, ताकि हमारी जो सिक्योरिटी है, जो हमारा सिक्योरिटी का इशू है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करके उसको जो है वो हरा कर उस पर कब्ज़ा ना कर ले, ऑक्युपाई ना कर ले। तो ये तमाम ओवरऑल एक समरी है इसकी सेटबैक्स की, कि इन वजूहात की बिना पर जो हमने जो हमारा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, इक्वालिटी का, उसको बहुत ज़्यादा सेटबैक्स जो है वो हुए हैं करंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अब स्पेसिफ़िकली पॉइंट्स की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो, फर्स्ट पॉइंट में जो है वो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस की बात की गई है। पहले समझ लें तो फिर मैं आप लोगों को लिखवा लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो नेशन स्टेट को जिस चीज़ ने वीक किया, जिस वजह से जो है वो नेशन स्टेट का जो सिस्टम है, जो कॉन्सेप्ट है, इसकी रिजिडिटी का, इसकी सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, इक्वालिटी का, उसको जो सबसे ज़्यादा वीक किया है वो ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स है। और फिर जो हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन जो रेवोल्यूशन है, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जिस वजह से दुनिया के तमाम लोग जो है वो एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट करने लगे और एक दूसरे पर जो है वो डिपेंडेंट होने लगे। इसी तरह स्टेट्स भी जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होने लगी, और रिच स्टेट्स जो है वो पुअर पर, और पुअर स्टेट्स जो है वो रिच पर जो है वो डिपेंडेंट होने लगी। कि रिच स्टेट्स को जो है वो उनका रॉ मटेरियल चाहिए होता था, और पुअर स्टेट्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो अपनी रॉ मटेरियल से ख़ुद जो है वो गुड को मैन्युफैक्चर करें। तो दोनों स्टेट्स जो हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो याद रखने कि हमारी जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड का सिस्टम है, स्टेट का सिस्टम है, वो पॉलिटिकल से चेंज होकर इकोनॉमिक की तरफ चला गया। कि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बाद वर्ल्ड में, तो फिर जो है वो सबको जो है अपनी स्टेट्स को दोबारा जो है डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत आई। तो वो कंट्रीज़ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ज़्यादा तबाह नहीं हुई, जिनका जो है वो सरमाया उनके पास बचा रहा, उन्होंने फिर जो है वो बाकी स्टेट्स को जो है वो एड एंड असिस्टेंस प्रोवाइड की। ये एक लंबी डिस्कशन है, ये आगे जब हम हमारे टॉपिक आएंगे उसमें जो है वो उनको ब्रीफली जो है वो पढ़ेंगे हम, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो आइसोलेशन की पॉलिसी थी, उसके ज़रिए उसने जो है वो दोनों वार्स में जो है वो ख़ुद को आइसोलेट रखा और एंड पर आकर रोल प्ले किया और ख़ुद को बचाए रखा, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बची रही। लेकिन अगर हम यूरोप की बड़ी पावर्स की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तो इन्होंने जो है ये तबाह बर्बाद हो गए थे। और फिर दोबारा ख़ुद को जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए इन्होंने अमेरिका से जो है वो एड एंड असिस्टेंस हासिल की। तो ये सारी चीज़ें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होती हैं, ये नेशन स्टेट सिस्टम को जो है इसने वीक किया। और अमीर जो हमारे पास जो कोर स्टेट्स हैं, जो ये भी मैंने आप लोगों को टर्म्स लिखवाई हुई हैं, ये चीज़ें सारी जो है दोबारा एक एक नज़र डेफिनेशन डालें ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो रॉ मटेरियल जो है वो जो हमारे पास रिच स्टेट्स हैं वो लो वेजेस पर, लो रेट्स पर जो है वो अंडर डेवलपिंग स्टेट से जो है उनका रॉ मटेरियल उठाते हैं। और ये जो गरीब ममालिक हैं हमारे पास, इनको जो है वो फिर मैन्युफैक्चर गुड चाहिए होता है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो इस तरह जो है इन तमाम चीज़ों ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और करंटली भी जो है वो नेशन स्टेट को जो है वो उसको सेट बैक है कि उसकी सॉवरेनिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, इक्वालिटी बिटवीन द स्टेट्स नहीं है। करंटली आप देख लें कि इसराइल और हमारे पास जो पैलेस्टाइन का इशू है, तो आप देख लें कि जो हमारे पास कोर स्टेट्स हैं, पावरफुल स्टेट्स हैं, तो किधर वो अब इक्वालिटी की बात हो रही है, कहाँ पे सॉवरेनिटी की बात हो रही है, कहाँ पे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो जो है वो हमारे पास पैराफ्री जो स्टेट्स हैं उन पर जो है वो अटैक करते हैं।
इसी तरीके से दूसरा हमारे पास पहला पॉइंट आप लोग लिख लें। द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ड्यू टू कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन and increased mobility of the people all over the globe compelled the states to have greater international interaction and enhance their dependence on each other, while the rich nations were dependent on the poor states for raw material. The poor states were dependent on the rich and advanced nation for finished goods, which were badly needed by their growing population. In view of this growing interdependence, the states were often compelled to modify their national interest. This naturally gave setback to the concept of national sovereignty, national integrity, national equality. नंबर सेकंड है हमारे पास Secondly, the growing independence of the states obliged the states to reconcile their national interests and goals with national interests and goals of other nations. Full stop. The nation states were compelled to formulate their goals and national interests in such a way that it didn't obstruct the achievement of universally recognized objectives of international relations. कि हमारे पास जो ये हमारे पास ग्रोइंग जो इंडिपेंडेंस बिटवीन द स्टेट है, ये स्टेट्स को जो है वो कंपेल करती है, स्टेट पर ज़ोर डालती है कि अब आप पहले की तरह स्टेट जो है वो स्टेट की जो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए जो उसकी अपनी इनफरादी जो उसकी पॉलिसीज़ होती थी जिसके ज़रिए वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करती थी, उस तरह नहीं करेंगी। अब तमाम स्टेट इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे का जो है वो ख्याल रखेंगी और अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह बनाएंगी कि वो दूसरे का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उससे जो है वो उसको ख़तरा ना हो। तो ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो फार्मूलेट नहीं करेंगी कि जिस से जो है वो दूसरी स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचेगा और अल्टीमेटली इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो इस वजह से भी स्टेट की जो अपनी ज़ाती हैसियत है और इसकी जो पावर है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए किसी भी किस्म की जो है वो पॉलिसी बना सकती है, तो उसमें जो है वो उसको सेटबैक पहुंचा है। और यहाँ पे दोबारा हम इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि जिसमें दोनों स्टेट का सर्वाइवल होगा, लेकिन यहाँ पे जब फिर हम जो है वो कोर स्टेट और पेरिफेरी का रिलेशन देखते हैं, जब यहाँ पर हम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को देखते हैं, तो हमारे पास जो कोर स्टेट्स हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, एडवांस्ड हमारे पास जो स्टेट्स हैं, वो वीक स्टेट्स को जो है एक्सप्लॉइट करती हैं। वो उन पर अपनी ग्रोइंग इंडिपेंडेंस की वजह से अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करवाती हैं। अपनी उनकी जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, डिप्लोमेसी है, कोई भी पॉलिसी है, उसको जो है वो इन्फ्लुएंस ये कोर स्टेट्स करती है। तो इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो है वो गरीब ममालिक को जो है वो गरीब रखते हैं, उनको जो है वो डेवलप होने नहीं देते कि अगर ये लोग डेवलप हो गए फिर तो हमारे साथ बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर में आ जाएंगे, तो फिर हमारी जो सर्वाइवल है वो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, वो किस तरह अचीव होंगे। तो ये एक और बहुत बड़ा सेटबैक है नेशन स्टेट सिस्टम के लिए। तीसरा पॉइंट है जी कि स्टेट्स जो है वो तमाम जो स्टेट्स हैं वो उनकी ये कोशिश होती है कि वो जो है वो तेज़ी से जो है वो ख़ुद को डेवलप करें। तो इस वजह से क्या होता है कि अब इंटरनेशनली तो सबको पता होता है कि कौन सी कोर स्टेट है और उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं और वो किस तरीके से जो है वो सबको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जब छोटी स्टेट्स या रीजन में जो स्टेट्स होती हैं वो फिर वो एक कोशिश करती हैं कि हम रीजन में जो है वो रह कर ख़ुद को डेवलप करें, तो इससे जो है वो फिर रीजनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू किया। तो जिससे जो है वो स्टेट की जो अपनी उसकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो गई और रीजन की एक रिप्रेजेंटेशन आ गई, जिसमें ये आप लोग यहाँ से लिख भी लें। Thirdly, the nation states to achieve quicker development restored to integration at the regional as well as international level. This is evident from the emergence of several regional organizations like European Union, ASEAN, हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया की है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी हमारे पास इसमें आसियान में आती हैं। सार्क है हमारे पास जो हमारी साउथ एशिया की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल है, इसमें श्रीलंका है,
ये तमाम स्टेट्स हैं। इसी तरीके से जो है वो नॉर्थ अमेरिका वाले हैं, नाफ्टा है, लाफ्टा है, एपिक हैं, ओपेक कंट्री हैं, ओआईसी हैं, अरब लीग है, ये सारी जो है वो रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इस इनकी इमरजेंस की वजह से भी जो है वो एक जो स्टेट की अपनी एक आइडेंटिटी होती थी नेशन स्टेट्स की, तो उसको जो है वो वो कम हो गई, उसको सेटबैक पहुंचा कि अब स्टेट्स ने जो है वो मिलकर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि जिसमें बहुत सारी स्टेट मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और उसके ज़रिए फिर जो है वो चलती हैं। तो इसमें यह है कि जो स्टेट का अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी जो अपनी एक सॉवरेनिटी है, एक उसकी अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है कि जिसकी वजह से वो रिप्रेजेंट होती है, वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। इसके बाद है हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पर आ जाते हैं जी। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास। तो न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट की वजह से जिनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो न्यूक्लियर स्टेट्स की तरफ जो है वो देखने लग गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आज भी करंट जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है इसमें भी, तो इन पर जो है वो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन पर जो है वो जिनके पास नहीं है वो डिपेंडेंट होने लग गए कि हमें भी जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए की वजह से जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो चाहिए। तो अब कुछ स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स का होना और कुछ के पास ना होना, इससे जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें जो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स है कि जब हम कहते हैं कि नेशन स्टेट्स जो है उनको इक्वल होना चाहिए, उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए, तमाम नेशन स्टेट्स जो है वो इक्वल हैं। लेकिन जब जब एक के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, दूसरे के पास होगा, तो फिर ये इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। इससे जो है वो बैलेंस ऑफ पावर का वैक्यूम पैदा होगा और इस वजह से फिर क्या होगा कि जो पावरफुल स्टेट होगी उसकी कोशिश होगी कि वो वीकर स्टेट पर जो है वो कब्ज़ा करे, उसको ऑक्युपाई करे। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो नेशन स्टेट का जो बिलीफ है इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स का, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट की वजह से और फिर कोर स्टेट्स के पास होना, पेरिफेरी के पास ना होना, ये इस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 ये भी आप लोग लिख लें। द राइज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैज़ आल्सो ग्रेटली वीकेंड द नेशन स्टेट सिस्टम। In the interest of their national security, the non-nuclear states have tended to look towards the nuclear states, which has greatly given setback to the concept of equality of the states. नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की बात की है। तो द ग्रोइंग रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन recent years has also affected the character of the nation state system. There have been several instances when the nation states were forced to make the adjustment in their policy goals and methods due to the pressure of public opinion. अब पब्लिक ओपिनियन क्या है जी? जो हमारे पास आवाम की राय है, लोगों की राय है। तो इससे पहले ये होता था कि नेशन स्टेट इतनी मजबूत होती थी, उसके लीडर्स इतने मजबूत होते थे कि आवाम जो है उनके फ़ैसले में मदाखलत नहीं कर सकते थे। तो अब पब्लिक ओपिनियन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास ये पब्लिक ओपिनियन आवाम की जो राय है, लोगों की जो राय है, वर्ल्ड वार के बाद जब लोगों ने देखा कि स्टेट्स आपस में लड़ती हैं और जो है वो गरीब आवाम मरती है, आवाम जो है उसको नुकसान होता है, तो फिर जब आवाम में जो है इस हवाले से शऊर बेदार हुआ, तो आवाम ने स्टेट्स की पॉलिसीज़ में अपनी ओपिनियन देना जो है वो शुरू की और ये ओपिनियन जो है वो मीडिया के ज़रिए जो है वो हाईलाइट होने लगी। तो आवाम एहतजाज करके जो है वह अपना मौक़िफ़ जो है वो स्टेट को बताने में, स्टेट की पॉलिसीज़ के हवाले से जो है वो हाईलाइट करने में मीडिया के ज़रिए अगेंस्ट स्टेट कामयाब हो गए। तो उससे भी कहते हैं कि जी जो हमारा नेशन स्टेट सिस्टम है वो वीक हुआ, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की वजह से जो स्टेट की जो खुद मुख्तारी थी पॉलिसीज़ के हवाले से वो कम होने लगी। ये आईआर, अगर हम आईआर के हवाले से देखा जाए तो पब्लिक ओपिनियन जो है ये एक अमन के लिए, पीस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम नेशन स्टेट और इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट की पावर को देखते हैं तो ये इसे कहते हैं कि इससे जो है वो स्टेट की जो एक उसकी सॉवरेनिटी है, जो स्टेट का एक पावर है, उसको जो है वो इसने कम किया है पब्लिक ओपिनियन ने, कि स्टेट अब अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी पॉलिसी जो है वो परसू नहीं कर सकती। अगर वो आवाम को वो पॉलिसी सही नहीं लगेगी तो वो फिर इसके ख़िलाफ़ वो अपने पब्लिक ओपिनियन देंगे थ्रू मीडिया, तो उसमें फिर जो है वो स्टेट को बैक पे आना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मिसाल है वियतनाम वार की बिटवीन यूएस एंड वियतनाम। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स की फ़ोर्स जो है वियतनाम में
डिप्लॉय हुई, वहाँ पे लड़ने लगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आवाम ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। तो उस एहतजाज की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो है वो अपनी फ़ौज को वापस बुलाना पड़ा। इसी तरीके से रशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में जो रशियन आर्मी थी 1989 के बाद 1991 में जो है वो जब देखा सब ने कि अब जो है वो आवाम ने देखा कि अब हमारी स्टेट को जो है नुकसान हो रहा है, हमारे इतने फ़ौजी मर गए, ठीक है। तो लोग जब स्टेट के ख़िलाफ़ सामने आए तो फिर रशिया ने जो है वो अपनी फ़ौज को वापस बुलाया और इस तरह एक जंग हारी। तो अगर वो आवाम ना खड़े होते, वो अपनी जो है पब्लिक ओपिनियन को प्रेजेंट ना करते, तो जंग तो वैसे भी वो हार जाते, लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। तो स्टेट की तो आखिरी कोशिश होती है कि वो ख़ुद को डाउन नहीं करना चाहती, बेशक हार भी रही हो। तो इस वजह से भी ये भी हमारे पास जो है वो नेशन स्टेट को इन चीज़ों ने जो है वो सेटबैक पहुंचाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। तो इसके साथ लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल जो है वो स्टेट जो है वो ख़त्म हो गई है। इन सिंपल वर्ड्स, द नेशन स्टेट इज़ स्टिल अ लीडिंग एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट लुक to it for their defense, well-being, and as an agency for conflict resolution and crisis management in international relations। के स्टिल अभी भी जो है वो सिटीजन्स स्टेट को ही, अपनी रियासत को ही अपनी जो है वो दिफा का, अपनी जो है वो रहने का, अपने बेसिक नीड्स को अचीव करने का और अपने वेल बीइंग की एजेंसी और मसाइल को हल करने के लिए, हल करने का जो है वो ज़रिया जो है वो इसी नेशन स्टेट को समझती हैं। तो ये हमारे पास नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास स्टेट क्या होती है, फिर नेशन स्टेट की जो हिस्टोरिकल उसकी एक प्रोसेस था वो क्या था, और फिर अब आजकल नेशन स्टेट, और फिर वर्ल्ड वार के बाद कैसे जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम चेंज हुआ, और फिर क्या सेटबैक्स जो है वो नेशन स्टेट सिस्टम ने देखे, और ये क्या पूरी जो है ये पॉलिटिक्स हमने जो है वो समझने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी।